महाराष्ट्र मुंबई में चुनावी दौर शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को हर एक वार्ड में लगा रही हैं काम करने के लिए। जो कैंडिडेट अपने वार्ड से जिस वार्ड से खड़े होने वाले हैं, हर एक कैंडिडेट अपने वार्ड में काम करना शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र मुंबई में चुनावी दौर शुरू हो चुकी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट जारी की गई है, जिसमें पहला नाम आया है नीलेश भोसले जी। हाँ, नीलेश भोसले जी काफी सालों से बढ़ चढ़ के लोगों के बीच में रहते हैं, हिस्सा लेते हैं और उनके प्रति जो काम होता है वो करने की कोशिश करते हैं। आइए हम नीलेश भोसले जी से बात करते हैं। इस चुनावी दौर में उनकी क्या प्रक्रिया होगी, किस तरह इस चुनाव में वो काम करेंगे। पहला उनसे हम सवाल पूछेंगे, कितने साल से वो राजनीतिक में हैं, कितने साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सर, CNU चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कितने साल से पॉलिटिकल कैरियर में हैं और आप कितने साल से पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं? देखो, वैसे तो देखा जाए तो मैं मेरी फैमिली बैकग्राउंड ही पॉलिटिक्स का है। मेरे पिताजी यहाँ से कॉरपोरेटर रह चुके हैं। मैं उम्र के 16वें साल से राजनीति में हूँ। समाज कार्य के छोटे मोटे काम, कुछ ना कुछ हॉस्पिटल्स की समस्या रहेगी या कहीं और किसी बंदों कोई परेशान रहेगा, छोटे छोटे सोशल वर्क से आगे आया हूँ। उसके बाद मुझे आदरणीय नवाब मलिक जी की पार्टी में काम करने का मौका मिला, आठवले साहब के साथ में जुड़े रहने का मौका मिला। आज आठवले साहब और नवाब मलिक जी के आशीर्वाद से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं मुंबई का अध्यक्ष हूँ और युवक का अध्यक्ष होने के कारण मुझे पूरे मुंबई भर में समाज सेवा करने का, पॉलिटिकल कामकाज करने का, पार्टी को बढ़ावा देने का एक अच्छा अवसर मिला। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पहले ही चुनाव के लिस्ट में मेरा नामांकन जारी कर दिया है और मेरा नाम उन्होंने जो जाहिर किया उसके लिए मैं पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार मानता हूँ। ये बात तो सच ही है कि अगर पार्टी के बड़े लीडर अगर हैं, मुंबई अध्यक्ष के पद पे हैं, तो इनके ऊपर जवाबदारी भी ज्यादा होती है। आइए हम उनसे जानते हैं, जिस वार्ड से इनको टिकट मिला है उस वार्ड का नाम है 146 क्रमांक वार्ड नंबर है। आइए हम उनसे जानते हैं कि 146 में एक चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनकी क्या प्रक्रिया होगी और चुनाव में जीतने के बाद उस वार्ड में किस तरह का काम करने की कोशिश करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 146 वार्ड से आपको घोषित किया गया है, आप वहां के कैंडिडेट हैं, आप वहां पे चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या लगता है 146 वार्ड की क्या क्या समस्या है? जो अभी शिवसेना की नगर सेविका थी, इसके पहले नाम कुछ और था, वार्ड का क्रमांक कुछ और था, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, लोगों का कहना है। क्या लगता है उस वार्ड में आप चुनाव जीतने के बाद कौन कौन से काम करना चाहेंगे? ये दो वार्ड का मिलकर एक नया प्रभाग बना है। पहले 140 और 136 ऐसे दो वार्ड में इस वार्ड का पहले बंटवारा हुआ करता था। यहाँ से आधा वार्ड कांग्रेस की नगर सेविका थी, आधा वार्ड शिवसेना की नगर सेविका थी। अगर आप देखोगे तो इस वार्ड की परिस्थिति ऐसी है कि जितने भी पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, पहाड़ी इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, ऐसे सारे लोगों का एक साथ मिला के एक नया वार्ड बना है, जिसमें प्रमुख तौर से आने वाले सह्याद्री नगर, अशोक नगर, गणेश नगर, कस्तूरबा नगर, सह्याद्री नगर, ऐसे 4 एरिया प्रमुख है। उसके बाद में अगला एक बड़ा स्लम का एरिया है, वो है पांजरापुल, फिर वाडौली, RCF, जूलियनवाड़ी, शरदवाड़ी, कामावाड़ी, गणेशवाड़ी और एक बड़े पैमाने में BRC का एरिया। पहाड़ी इलाके में हमेशा से एक समस्या रहती है, वो सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की समस्या। रास्ते में उनको चलने के लिए अच्छे रास्ते नहीं है, कहीं पे लादियाँ नहीं है, कहीं पे नाले की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। और बताते हुए बड़ा दुख होता है कि भारत को स्वतंत्र के बाद में 70 साल के बाद में भी यहाँ के लोगों को ऐसी बेसिक एमिनिटीज़ के लिए दिन ब दिन लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। यहाँ पे टॉयलेट्स की समस्या है, स्कूल की समस्या है, हॉस्पिटल्स की समस्या है, अलग अलग स्लम में समस्या है। हम इन सारी समस्याओं पे एक अच्छा काम करना चाहते हैं। पब्लिक के सामने जाते हुए, मतदारों के सामने जाते हुए एक अच्छी पॉजिटिव विजन के साथ जाना चाहते हैं। पानी नल, ये समस्या कोई दोहरा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है, लेकिन आने वाले 20 साल में, 25 साल में यही समस्या रहेगी क्या? नहीं, समस्या बदलती रहेगी। फिर उसके बाद का विजन कैसा रहना चाहिए, युवाओं का विजन कैसा रहना चाहिए? इस विभाग में कुछ अच्छी स्कूल्स बननी चाहिए। इस विभाग के बच्चों लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार में अगर हमको बढ़ावा देना है तो इस विभाग में कुछ ITIs बनने चाहिए। इस विभाग में अंदाजन 18 से 20 हज़ार लोग ऐसे हैं जो सिर्फ स्लम में रहते हैं, प्रॉपर स्लम में रहते हैं, जहाँ पे आज भी पानी की समस्या है, जहाँ पे आज भी टॉयलेट की समस्या है। ये सारी बेसिक एमिनिटीज़ की व्यवस्था हमें अच्छी करनी है। इन सारे लोगों को घर में, हॉस्पिटल में अगर कोई बीमार बंदा हो जाता है तो उसको शताब्दी लेके जाना पड़ता है, सायन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है।
ऐसे लोगों के लिए हम उसी विभाग में एक हेल्थ पोस्ट की व्यवस्था करके देना चाहते। हम उनके आरोग्य के बारे में कुछ काम करना चाहते। इस विभाग के लोगों में बच्चों लोग को पढ़ाने का बहुत एक अच्छा जज्बा है। उनकी इच्छा है कि हमारे बच्चे पढ़े, देश का भविष्य बनाए, हमारी परिस्थितियां सुधारे। लेकिन इस विभाग में स्कूल न होने के कारण वो कहीं पे चूक जाते हैं। बीएमसी के स्कूल अच्छे हैं, बीएमसी के टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन बीएमसी के स्कूल की परिस्थिति ऐसी है कि वहां पे कभी प्लास्टर सर पे गिर जाता है, कभी टॉयलेट में बच्चा गिर जाता है, कभी टॉयलेट की टांकी फूट के आदमी कोई मर जाता है। ऐसी विविध समस्याओं पे हमको काम करने का इच्छा है। सर मैं सबसे बड़ी आपके एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने अभी कहा कि अभी जो वार्ड आपको मिला है 2 वार्ड में बटा हुआ था, एक पे शिवसेना का राज था और एक पे कांग्रेस का राज था। क्या लगता है इस वार्ड में कांग्रेस और शिवसेना की जो दोनों नगर सेविका थी, इन लोग ने क्या क्या काम किया है और क्या करना चाहिए, इस मुद्दे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, पिछले टाइम एक शिवसेना की नगर सेविका थी। दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि यहाँ पे उनका कोई अस्तित्व नहीं था। उनकी शादी होके 2-3 महीने हुए थे, उनको बच्चा होके 2-3 महीने हुए थे, और ऐसी परिस्थिति में उनका नामांकन भरा गया, उनको चुनाव लड़ा गया। जिस महिला को इस विभाग की किसी भी कोने कोपचे का कुछ इतिहास मालूम नहीं, ऐसे महिला को नगर सेविका बनाया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि उसको इस विभाग में कुछ मालूम नहीं पड़ा, काम करने का कोई तजुर्बा नहीं, काम क्या करना है वो मालूम नहीं, समस्या क्या है वो मालूम नहीं। इस विभाग में अगर हम कह रहे हैं कि अंदाजन 17% लोग स्लम में रहते, और यहाँ की नगर सेविका को अगर स्लम में घूमते हुए पैरों में गंदगी लग गई, अगर ये कारण बता के लोगों के बीच में नहीं आ रही होगी, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उनको हम गलत नहीं ठहराएंगे, उनकी पार्टी की गलती है कि रिजर्वेशन चेंज हो गया, इसलिए किसी महिला को लड़ा रहे। किसी समस्या से जानकारी होने वाले बंदे को न लड़ाते हुए जब ऐसे डमी कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं, उनको पेमेंट पे रखा जाता है, तब जनता की यह हालत होती है। हम सारे पार्टियों से अपील करेंगे कि अपने कैंडिडेट ऐसे ही रखो जो जनता के प्रश्न कम से कम समझने की अकल रखे। अगर वो अकल नहीं रखेंगे तो उनको सुलझाने की कभी समझ ही नहीं रहेगी। नीलेश जी, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण मैं बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जो पांजरापुल का इलाका है, वहां से एक हाईवे गया हुआ है जो मुंबई को जोड़ती है। डायरेक्ट अगर उस हाईवे से कोई प्रवास करता है तो मुंबई सीएसटी डायरेक्ट पहुंच जाता है 15 से 20 मिनट के अंदर। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो उस रोड के बीच में जो घर आ रहे थे, उन कुछ गरीबों को अभी तक घर नहीं मिला है, उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे आपके माध्यम से उन गरीबों को, कब तक आप न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे? पांजरापोल में जितने भी ये विस्थापित लोग हैं, हम उन सारे लोगों के साथ में हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, हमारा कुटुंब उनके साथ है, हम परिवार के सहित उन परिवार के जैसे उनके साथ है। बस उसमें समस्या एक छोटी सी है, वहां पे जितने घर थे वो उनमें से कई घर वहां पे रह गए। डॉक्यूमेंट्स की कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ अलग समस्या थी। उस वक्त कांग्रेस राष्ट्रवादी का शासन था, जहां पे हम कहते थे कि कोई भी 1 या 2 प्रूफ में हम आपका घर पात्र करा के देंगे। हमने 18 पुरावों की लिस्ट रखी थी, 18 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे दो, हम आपको घर दे देंगे। सेना बीजेपी सरकार आने के बाद में उन्होंने कंपल्शन कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपके पास नहीं है तो घर नहीं है। अरे जहां हम इस स्लम में रहते हैं, जहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, जब हमारे घर में कभी बिजली नहीं आई, और अगर आप हमको आज 1995 और 2000 के लाइट बिल मांगोगे तो देंगे कैसे? हम नहीं दे सकते। हम इसके बारे में सीएम साहब से मिले, एमएमआरडी कमिश्नर से मिले, और बताते हुए बड़ा दुख होता है कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के एमएलए जो है, उन्होंने उनको कह रखा है कि आप 1000 जो घर है उनके साथ में और हमने जो बढ़ाया है वो 500 और घर दे दो, मेरे कार्यकर्ताओं को मुझे खुश करना है। ये आमदार की गलत धोरण के वजह से, गलत भूमिका के वजह से उन झोपड़पट्टी वालों को अभी भी घर नहीं मिल रहे। इस बात के हम सरकार का निषेध करते हैं, और हम ये अपील भी करते हैं आपके माध्यम से कि उन गरीबों को घर दे दो। किसी का घर छीनना अच्छा काम नहीं है। सर, अगर गरीबों को घर मिल जाता है ये तो एक मुद्दा हो गया, लेकिन अगर बात की जाए अड़ुशक्ति नगर विधानसभा की, नवाब मलिक साहब वहां के एमएलए थे। जब वो एमएलए बने तब उन्होंने पानी की काफी व्यवस्था की थी, उसके पहले भी पानी आता था, लेकिन गरीबों को पूरा पानी नहीं पूरा पड़ता था। उसके बाद नवाब मलिक साहब ने वहां पे पानी की पुरवठा की, लेकिन जब रोड का काम शुरू हुआ उसके बीच में कुछ पाइपलाइन काटी गई, कुछ बाथरूम को हटाया गया। आज लोगों को सही शौचालय की व्यवस्था नहीं मिल रही है, लोगों को पूरा पीने का पानी नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे, क्यों नहीं मिल रहा है, इसका मुद्दा क्या है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर से दोहरा रहा हूं, किसी भी समस्या का निर्माण करने से पहले उस समस्या की समझ होनी बहुत जरूरी है। कांग्रेस रहे या सेना रहे, बीजेपी रहे, मनसे रहे, ये लोग कभी एरिया में घूमते ही नहीं है।
इनकी जो कुछ राजनीति चलती है, टीवी पे कोई इनका नेता बड़ा आके भाषण दे देता है और उस पर सारी राजनीति चलती है। इनको अगर गली गुप्चे में क्या हो रहा है वही मालूम नहीं है, ड्रेनेज कहां से फूट रहा है वो मालूम नहीं है, कहां पे टॉयलेट की समस्या है वो मालूम नहीं है। उल्टा यहाँ के जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं, जो बीएमसी के टॉयलेट्स बने हुए हैं, वो टॉयलेट्स को निष्कासित करके वहां पे अगर अपने ऑफिस बना रहे होगे तो इससे कौन सी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमने बीजेपी की इस मामले में कंप्लेंट भी की थी कि किसी टॉयलेट को तुम अपना ऑफिस कैसे बना सकते हो। नवाब मलिक जी ने इस विभाग में बहुत अच्छा काम किया, पानी जहां चाहिए वहां पानी दिया, टॉयलेट जहां चाहिए वहां टॉयलेट्स दिया। उनकी सोच अच्छी थी, उनकी विकास करने की इच्छा थी। लोगों में अगर काम करने की इच्छा होगी तो ही कुछ अच्छा काम हो सकता है। बाकी के अभी जितने चुन के आए हुए लोक प्रतिनिधि है वो किसी हवा में चुन के आए हैं, उनको काम करने की समझ नहीं है, इसलिए वो कुछ काम करना नहीं चाहते। उनको सिर्फ एक ही अभी इंटरेस्ट है कि इस बार गलती से चुन के आ गए हैं, अभी हम 1 BHK में रहते हैं, 3 BHK तक पहुंचना है, इतनी उनकी विचारधारा है। करोड़ों रुपए कमाना, जो राम राम जपना, पराया माल अपना, बस उनकी ऐसी हालत हो गई है अभी। नीलेश भोसले जी का एक ही कहना है कि वार्ड नंबर 146 में वो काम करेंगे जीतने के बाद, और वहां की जो समस्या है उसे निपटाने की कोशिश करेंगे। अगर वासी नाका की बात की जाए तो वासी नाका काफी डोंगर के ऊपर है, पहाड़ों के ऊपर है और काफी जनसंख्या में लोग रहते हैं। अगर वहां की विकास की बात की जाए तो वहां पे अभी बहुत सारा विकास होना जरूरी है, वहां पे रीडेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। वहां पे जो ये सारे प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पे बिल्डर जो काम कर रहे हैं लोगों को घर का भाड़ा तक नहीं दे रहे हैं। यहां तक वहां पे कुछ मुस्लिम परिवार रह रहे हैं, उनको शमशान भूमि का व्यवस्था नहीं है। अगर कोई मर जाता तो उनको दफनाने के लिए कोई जगह नहीं है, अगर कोई जगह है तो चेंबूर है, उन्हें 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर बॉडी को लेकर जाके वहां पे दफनाया जाता है। आइए नीलेश भोसले जी से जानते हैं इन मुद्दों पे उनकी क्या राय है। अगर ये वार्ड नंबर 146 से अगर चुनाव जीत जाते हैं तो क्या वहां पे मुस्लिम समाज के रहने वाले लोगों के लिए शमशान भूमि की व्यवस्था करा पाएंगे? क्या वहां पे जो झोपड़ों में लोग रहते हैं, जो बिल्डर के द्वारा उनको भाड़ा नहीं दिया जा रहा है गरीबों को, क्या उनको ये भाड़ा दिला सकेंगे? आइए हम नीलेश भोसले जी से जानते हैं क्या कहेंगे सर। अगर देखा जाए वहां पे गरीब लोग रहते हैं, 1000, 1200, 2000, 15000, 20000 इस तरह के लोग कमाई करते हैं और उनका किसी तरह गुजर बसर होता है। अगर ये सारे की प्रोजेक्ट देखा जाए तो बिल्डर उन लोग से जगह तो खाली करा लेता है, लेकिन उनको समय से भाड़ा नहीं देने की वजह से उनको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपकी क्या राय है इसमें? गणेश नगर और अशोक नगर के लगभग 3,500 से 4,000 लोगों यहाँ पे रहते थे। 3,500 से 4,000 झोपड़े यहाँ पे थे। हर झोपड़े में अगर 4 लोग अगर अपन पकड़े तो अंदाजन 10 से 12,000 लोग यहाँ पे रहते थे। इन सारे लोगों को SRA के नाम पे यहाँ से अपने बिल्डर ने यहाँ से निष्कासित किया, यहाँ से उनको डेमोलिश करके उनको भाड़ा देके उनको लुभाया गया कि आप भाड़ा लेके जाओ, ट्रांजिट कैंप बनाने के अगर चक्कर में पड़ोगे तो बांधकाम करने के लिए हमें समय लग सकता है। और हमारी यहाँ की जनता जो है बहुत गरीब जनता है, साधारण जनता है, बहुत कम पैमाने में पढ़ी लिखी जनता है। उन्होंने बिल्डर पे विश्वास रखा, वहाँ के कार्यकर्ताओं पे विश्वास रखा और उन्होंने अपने घर उनके जिम्मेदारी में ताबे में दे दिए। आज की परिस्थिति ऐसी है, पिछले 8 साल से प्रोजेक्ट हो रहा है, पिछले 5 साल से झोपड़े तोड़ के पूरा रख दिया है बिल्डर ने, और पिछले 7 महीने से तो परिस्थिति ऐसी है कि बिल्डर उनको सादा घर का भाड़ा देने के लिए तैयार नहीं है। 7 महीने से युवा नेता हैं, अगर 12,000 लोगों को अपना भाड़ा नहीं मिल रहा है तो क्या आपने कोई आंदोलन किया या बिल्डर से कोई आपने बात की या महानगर पालिका में, महाड़ा में, SRA में कोई कंप्लेन की है आपने? हमने कंप्लेंट की है, मैं कॉपी भी दिखा रहा हूं। हमने पुलिस को भी बताया है, बिल्डर के डेवलपर को भी बताया और सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी बताई ये बात कि यहाँ पे लोगों को भाड़ा नहीं मिल रहा है। लोग डरे हुए हैं, 6-7 महीनों से भाड़ा न होने के कारण जिस घर में भाड़े से रह रहे थे वो लोग कह रहे या तो तुम हमको भाड़ा दे दो, नहीं तो हमारा घर खाली कर दो, नहीं तो हम तुमको हकाल देंगे। औरतों की परिस्थिति ऐसी कि खुद का मंगलसूत्र गिरवी रख के वहां पे भाड़ा दे के रह रही है। यहाँ के लोग जितने भी है वो सुबह काम पे जाते, शाम को कमा के कुछ लाते, तब खा के सोते। ऐसे परिस्थिति में खुद का घर तोड़वा के बिल्डर के भरोसे पे अगर कोई घर देता है और उसके बावजूद भी भाड़ा नहीं दे पाता है बिल्डर, तो ऐसे बिल्डर पे हमको बड़ी शंका हो रही है। और इस राज्य की सरकार ऐसे डेवलपर को क्यों बचाने की कोशिश कर रही है, ये कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। बिल्डर के विरोध में कोई आवाज उठाने के लिए डर रहे लोग, कहते हैं कि सारे गुंडे उनके साथ है, अगर हम उनके सामने कुछ बोलेंगे तो शाम को हमारे साथ ना कुछ हो जाए। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, जनता के हर प्रश्न में भोसले परिवार रहे या राष्ट्रवादी का परिवार रहे, आपके साथ में जुड़ा होगा। बिल्डर रहे या कोई भी तीसमार खान रहे,
जब जब जनता के हक की बात आएगी हम जनता के साथ में रहेंगे। हर बंदे को घर देना भी बिल्डर का काम है और घर का भाड़ा देना भी इस बिल्डर का काम है, और जब तक ये भाड़ा नहीं देंगे तब तक राष्ट्रवादी का संघर्ष लोगों के साथ में ऐसा ही ताकत के साथ खड़ा रहेगा। ये बात तो सच ही है कि भोसले जी काफी बढ़ चढ़ के महाराष्ट्र में, मुंबई में हिस्सा ले रहे हैं, और मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से युवा अध्यक्ष है पूरे मुंबई के, लेकिन अगर युवा अध्यक्ष हैं तो इनके ऊपर जवाबदारी भी ज्यादा होती है। सर, अगर देखा जाए तो वासी नाका में, पांजरापुर में मुस्लिम वर्ग के ज्यादा लोग रहते हैं, उनकी भी जनसंख्या काफी है, तो क्या उनके लिए शमशान भूमि की कोई व्यवस्था हो सकती है? अगर आप देख सकते हो तो मुंबई में जहां जहां कहीं विकास होता है, फिर वो रास्ता बढ़ाने का हो, रोड वाइंडिंग का हो, नाला वाइंडिंग का हो, या किसी भी माध्यम से विकास होता है, तो उस बंदे का वहां से घर निष्कासित करके सीधा चेंबूर, वासीनाका, म्हाडा, या तो फिर माहुल म्हाडा, या तो फिर मानकुर म्हाडा, माने जितने लोग आते हैं सारे वासीनाका के म्हाडा में लाके छोड़ दिया जाता है। प्रशासकीय भाषा में अगर बोलो तो वासीनाका को मुंबई का डंपिंग ग्राउंड, जिंदा लोगों का डंपिंग ग्राउंड ऐसे नाम से पहचाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, रास्ते पे खड्डे पड़े हैं, टॉयलेट्स की बोम है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और ऐसे जब लोग यहाँ पे आप बाहर से भेजते हो तो बेसिक एम्यूनिटीज पे भी गवर्नमेंट को उन पे ध्यान देना चाहिए। आपने जैसे कहा एकदम सही है, लगभग 3.5 से 4 लाख लोग यहाँ पे नए सिरे से आए हैं। 3.5 से 4 लाख लोगों में अगर अपन 10, 15, 20, 25% भी मुस्लिम पकड़ते हैं, 10% मुस्लिम पकड़ेंगे तो भी 40,000 के ऊपर आंकड़ा जाता है। और ऐसे मुस्लिम समाज के लोगों को यहाँ पे एक स्मशान भूमि होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कई सालों से, कई दिनों से इस देश की सरकार से, इस राज्य की सरकार से और बीएमसी से खास तौर पे रोज जाके डिमांड करते हैं कि यहाँ पे एक जगह है जो एमएमआरडी के रिजर्वेशंस में है, बीएमसी के रिजर्वेशन में है, अगर बीएमसी चाहे तो वहां पे दे सकती है उनको स्मशान भूमि के लिए, क्योंकि वासी नाका से लेके जो अभी फिलहाल की चेंबूर नाका की स्मशान भूमि है वो लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। जनाजा लेके जब हमारा मुस्लिम भाई हमारे सामने से 8 किलोमीटर भागते भागते जाता है तो उससे दुख की कोई बात नहीं होती है। हम हमेशा से ये अपील करते आए सरकार से और फिर से आपके माध्यम से मांग करते हैं। मैं आप सबको लेटर भी बताना चाहूंगा, हमारा कंटिन्यू फॉलोअप चालू है कि मुस्लिम धर्म के लोगों को यहाँ पे एक स्मशान भूमि की व्यवस्था होनी ही चाहिए। महानगर पालिका का एक जीआर है, अगर कोई नगर सेवक जीतता है साल भर के बाद महानगर पालिका उनको एक टेंडर देती है, उस टेंडर से बाथरूम का काम करा सकते हैं, उस टेंडर के वजह से चाली का काम करा सकते हैं, रोड का काम करा सकते हैं और गटर की काम करा सकते हैं। लेकिन अगर इस वार्ड की अगर बात की जाए, नाले खुले पड़े हैं, रोड पे खड्डे ऐसे ही पड़े हैं, लोगों के घर के सामने का गटर है वैसे ही पड़ा है, खाली पड़ा है, उसके ऊपर एक लादी तक नहीं है। छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो उस गटर में गिर जाते हैं। इस वार्ड में अगर महानगर पालिका ने टेंडर दिया है तो क्यों काम नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? जैसे आपने कहा बृहन मुंबई महानगर पालिका में लोक प्रतिनिधि चुन के जाते, लेकिन ये सिर्फ लोक प्रतिनिधि नहीं रहते, ये जनता के भावनाओं के प्रतिनिधि रहते। आमदार खासदार से उतना लोगों का ज्यादा संपर्क नहीं आता, लेकिन नगर सेवक का सबसे ज्यादा लोगों से संपर्क आता है। इसलिए नगर सेवक को हमेशा लोगों की भावना समझ में आनी चाहिए। जैसे आपने कहा बृहन मुंबई महानगर पालिका में आज के तारीख में लगभग 1.25 करोड़ रुपए निधि म्युनिसिपल काउंसिलर को साल में खर्चा करने के लिए मिलता है। लेकिन ये निधि कैसे खर्चा करना है, अगर इतना ही दिमाग हमारे नगर सेवक और नगर सेविकाओं में ना हो तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और हंसने की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ये कभी महानगर पालिका में जाते नहीं, कभी एरिया में घूमते नहीं, इनको निधि कैसा इस्तेमाल करना है मालूम नहीं, बजटरी रिलीफ फंड क्या रहता है वो मालूम नहीं, एलिमेंट्री फंड क्या रहता है वो मालूम नहीं, वार्ड ऑफिसर से कौन सा फंड लेना है वो मालूम नहीं। बीएमसी के अगर जैसे आपने कहा कि नाले में बच्चे लोग गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात हो ही क्या सकती है। अगर किसी विभाग का नगर सेवक उस विभाग में दौरा करे तो उसको आराम से अंदाजा आ सकता है कि कहाँ पे नाले खुले हैं, कहाँ पे ढापे गायब है, कहाँ पे नाले के झक्कन गायब है, कहाँ पे नल की त्रुटि खुली है, कहाँ पे नल खुला रहता है। ये कभी घूमने वाले लोग नहीं है, उनको सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है, कॉन्ट्रैक्टर। 2 वार्ड मिलके एक कॉन्ट्रैक्टर बीएमसी अपॉइंट करती है हमेशा। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स लोग को बुला लेने का, मेरा 1.25 करोड़ का निधि है, सारे लेटर तुम दस्तखत करके ले लो, हमको कोई काम करने की इच्छा नहीं है, हमारा 20% जो बनता है वो 20 नहीं 25% करके दे दो। इनको सिर्फ अपनी मलाई कैसी लेनी है इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, इसलिए ये लोग देखते नहीं। और दुर्भाग्य से काम क्या होता है, तो बच्चा कोई रास्ते में स्कूल में जब घर से स्कूल जाता है या स्कूल से घर जाता है तो कहीं नाले में गिर जाता है, उसका हाथ फ्रैक्चर, पैर फ्रैक्चर, कहीं पे कोई बुजुर्ग आदमी हमारा घर से निकल रहा है टहलने के लिए, नाले में पैर फंस गया, उसके सारे परिवार को परेशानी। सिर्फ नगर सेवकों की अनदेखी के कारण इस विभाग का विकास नहीं हो पा रहा है। कोई अगर समझदार यहाँ पे व्यक्ति, लोक प्रतिनिधि
जनता के भावनाओं का प्रतिनिधि, जिसको थोड़ी समझ है, जिसको म्युनिसिपैलिटी से क्या काम करा लेना है, इतनी अकल है, ऐसा कोई चुन के आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस विभाग में ऐसी समस्या का निर्माण हो जाएगा। ये बात तो सच ही है कि अगर महानगर पालिका के चुनाव में नीलेश भोसले जी अगर बहुमत से जीत के आते हैं तो इस वार्ड में काफी विकास भरा काम देखने को मिल सकता है, लेकिन जो लोग परेशान हैं, लोगों की जो तकलीफ है उसको समझने वाला चाहिए। नगर सेवक ऐसा हो जो अपने वार्ड में हर रोज मुआयना करे, लोगों की क्या तकलीफ है, लोगों की क्या समस्या है, लोगों को क्या चाहिए, गटर, पानी, लाइट, बिल, इसके ऊपर नगर सेवक को काम करना होगा, तभी जाके उनका वार्ड एक स्वच्छ होगा। वासीनाका सह्याद्री नगर में आपने अभी कुछ समय पहले कहा कि वहां पे गवर्नमेंट का सर्वे चल रहा है, एक किस प्रकार का सर्वे है, इससे गरीबों को क्या फायदा हो सकता है या बिल्डर माफियाओं को क्या फायदा हो सकता है, क्या लगता है यह सारे का सर्वे है या महाड़ा का सर्वे है या रियो डेवलपमेंट का सर्वे है, क्या कहना है इस मुद्दे पे आपका? पहले जब कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार हुआ करती थी तब सारे अधिकार जनता को थे। जनता में से कुछ लोगों एक संस्था बना देते, सारे झोपड़ियों को साथ में लेते थे और वो कलेक्टर के मार्फत सर्वे वहां पे करा लेते थे। इस राज्य की सरकार, इस राज्य में सरकार का परिवर्तन हुआ, सरकार सेना भाजपा की बनी और उन लोगों ने एक नया एजेंडा निकाला कि इसके बाद में जो भी कोई सर्वे होगा कलेक्टर के माध्यम से होगा। हम उसमें भी सरकार का स्वागत किए, हमने कोई उसमें निंदा नहीं की, कुछ नहीं किया। लेकिन ऐसा सर्वे जब आप किसी एरिया में लेके जाते हो या कलेक्टर के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से वो सर्वे कराते हो, माड़ा के करो, एसआरए के करो, कलेक्टर से करो, जब आप सर्वे कराते हो तो अधिकारी के तौर पे आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वहां के लोगों को विश्वास में लिया जाए। कम से कम अधिकारी के नाते आप उन लोगों से बात करो, उनको बताओ कि आपके हर झोपड़े पे नंबर गिरना चाहिए, पेपर आज के आज नहीं चाहिए। यहाँ पे अधिकारियों के माध्यम से वहां पे लोगों को डराया जा रहा है कि आज के आज अगर सारे पेपर्स नहीं दोगे तो आपका घर अभी अपात्र होगा। सर्वेयर को कोई अधिकार नहीं होता किसी का घर अपात्र करने का। डिप्यूटी कलेक्टर इज द कंपिटेंट अथॉरिटी, वो जब चाहे तब पात्र और अपात्र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कलेक्टर के नीचे के अधिकारी लोगों को डरा रहे हैं। दुर्भाग्य से और एक चीज कहनी पड़ रही है कि वहां के लोग अभी इस कारण से डरे हुए हैं कि इसके बाद अगर हमारा झोपड़ा पात्र होगा तो हमें हमारे घर के जगह पे घर मिलेगा, घर के बदले में घर मिलेगा, या हमें महाड़ा कॉलोनी में जहां पे पहले बनी हुई झोपड़ा ये घर है 225 स्क्वायर फीट के, अभी सरकार के नए जीआर के हिसाब से हमको 280 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा या 225 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा। इसके कारण लोग भयभीत है, डरे हुए, और अधिकारी इतने कर्मकंठ है कि जब तक उन्हें 2 पैसे की लालच ना दी जाए किसी गरीब से बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सह्याद्री नगर वासीनाका के लोग बहुत डरे हुए। हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि कलेक्टर को एक मीटिंग लेनी चाहिए और लोगों को इस भय मुक्त स्थिति से मुक्त करना चाहिए। ये बात तो सच ही है कि नीलेश भोसले जी का एक ही कहना है कि जो वासीनाका है, वार्ड नंबर 146 के जो लोग हैं उनको सही तरह से न्याय मिल सके, इसलिए मैं हरदम लड़ाई लड़ते रहूंगा, गरीबों के हित में लड़ाई लड़ूंगा, लोगों के जो अधूरे काम है उसे मैं पूरा करूंगा। कैमरामैन मिथिलेश के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज मुंबई।